हमारे सामने जो ये नोट्स हैं, ये किसी भूगोल के छात्र की मेहनत से ज्यादा मुझे तो किसी खजाने के नक्शे जैसे लग रहे हैं। बिल्कुल। हर तरफ लकीरें, नाम, छोटे छोटे द्वीप। और इन सब के बीच में एक विशाल भूरा हिस्सा जिस पर लिखा है ऑस्ट्रेलिया। और उस पर एक नहीं, कई नाम दिए गए हैं। सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे बड़ा द्वीप, ये अपने आप में एक पहेली जैसा है ना? और फिर एक और नाम है जो ध्यान खींचता है, प्यासी भूमि। हाँ, ये सारे नाम हमें एक कहानी की शुरुआत की तरफ ले जा रहे हैं। तो आज का हमारा सफर इसी नक्शे को समझने का है। हम ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के विशाल समुद्री इलाके, जिसे ओशिनिया कहते हैं, उसकी गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि क्यों इसे प्यासी भूमि कहते हैं और इस प्यासी जमीन के नीचे कौन से खजाने छिपे हैं। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ऑस्ट्रेलिया अकेला नहीं है। सही बात है। वो ओशिनिया नाम के एक बहुत बड़े परिवार का हिस्सा है। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया पर ध्यान देने से पूरी तस्वीर कभी साफ नहीं होगी। इन नोट्स के मुताबिक तो ओशिनिया को समझना ही इस पूरे भूगोल की चाबी है। बिल्कुल। यहाँ एक माइंड मैप भी है। हाँ, ये रहा। इसने ओशिनिया को 4 हिस्सों में बांटा है: ऑस्ट्रेलेशिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया। ये नाम सुनने में थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन इनके पीछे का मतलब बहुत दिलचस्प है। क्या मतलब है इनका? ये नाम ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। जैसे मेलानेशिया का मतलब है काले द्वीप। काले द्वीप? हाँ, शायद वहाँ के लोगों की त्वचा के रंग की वजह से या फिर वहाँ की ज्वालामुखी काली मिट्टी की वजह से। अच्छा। फिर है माइक्रोनेशिया, मतलब छोटे द्वीप, और पोलिनेशिया का मतलब है बहुत सारे द्वीप। तो ये सिर्फ एक भौगोलिक बंटवारा नहीं है? नहीं, ये वहाँ की संस्कृति और इतिहास को भी दिखाता है। और देखिए, मेलानेशिया से एक तीर सीधा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि ये पूरा इलाका भूगर्भीय रूप से बहुत सक्रिय है। हाँ, मतलब ज्वालामुखी, भूकंप, ये सब वहाँ आम बात होगी। मेलानेशिया से शुरू करते हैं। नोट्स में सोलोमन द्वीप है, न्यू गिनी, वानुआतू। लेकिन फिजी पर एक खास निशान है जहां लिखा है हिंदी बोली जाती है। ये थोड़ा चौंकाने वाला है ना? ये असल में भारत और फिजी के बीच एक बहुत गहरे ऐतिहासिक रिश्ते का सबूत है। वो कैसे? 19वीं सदी में अंग्रेज हजारों भारतीय मजदूरों को गन्ने के खेतों में काम करने के लिए फिजी ले गए थे। अच्छा, गिरमिटिया मजदूर। हाँ, बिल्कुल। आज उनकी कई पीढ़ियां वहां बस चुकी हैं और हिंदी वहां की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। वाह, ये दिखाता है कि भूगोल सिर्फ जमीन और पानी का अध्ययन नहीं है, ये इंसानी कहानियों का भी लेखा जोखा है। सही बात है। और इसी समूह में तिमोर लेस्ते का भी नाम है, जो आसियान का 11वां सदस्य बना है। यकीनन। अब माइक्रोनेशिया यानी छोटे द्वीपों की दुनिया में चलते हैं। यहाँ तो सबसे पहले मारियाना ट्रेंच का जिक्र है, धरती की सबसे गहरी खाई। हाँ, लेकिन ये सिर्फ एक भौगोलिक तथ्य नहीं है, इसका रणनीतिक महत्व भी बहुत है। इसीलिए शायद यहाँ अमेरिका का एक बड़ा सैन्य अड्डा है। बिल्कुल। और यहाँ मार्शल द्वीप समूह का भी जिक्र है, जिसके साथ परमाणु परीक्षण लिखा है। ये सुनकर ही अच्छा नहीं लगता। ये शीत युद्ध का एक दुखद अध्याय है। अमेरिका ने यहाँ कई परमाणु परीक्षण किए थे, जिसका असर आज भी वहाँ के पर्यावरण और लोगों पर दिखता है। और इसी इलाके में नौरू नाम का एक देश है। फॉस्फेट की वजह से कभी बहुत अमीर था, लेकिन अब जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ने से इसके डूबने का खतरा है। एक ही क्षेत्र में अमीरी, सैन्य ताकत और पर्यावरणीय तबाही, तीनों की कहानियां एक साथ। और किरिबाती, वो देश जो सबसे पहले नए साल का स्वागत करता है। हाँ, ये तो एक मजेदार तथ्य है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर इसकी स्थिति इसे ये अनोखी पहचान देती है। लेकिन नोरू की तरह ही किरिबाती पर भी डूबने का सबसे ज्यादा खतरा है। मतलब जब दुनिया नए साल का जश्न मना रही होती है, तब ये देश अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा होता है। दुखद है पर सच है। अब तीसरे समूह पोलिनेशिया पर आते हैं। बहुत सारे द्वीप। इसमें हवाई का नाम है, जो है तो अमेरिका का हिस्सा, लेकिन भौगोलिक रूप से ओशिनिया में है। फिर टोंगा है, जहां 2023 में एक भयानक ज्वालामुखी फटा था। हाँ, मैंने उसकी सैटेलाइट तस्वीरें देखी थी, वो डरावनी थी। उस विस्फोट की आवाज हजारों किलोमीटर दूर तक सुनी गई थी। ये हमें याद दिलाता है कि हम सब एक ही ग्रह पर कितने जुड़े हुए हैं। और पोलिनेशिया में ही ईस्टर द्वीप भी है, जो अपनी रहस्यमयी विशाल पत्थर की मूर्तियों के लिए जाना जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये द्वीप दक्षिण अमेरिका के देश चिली का हिस्सा है। तो इन सभी द्वीपों में से जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है, वो है ऑस्ट्रेलिया। चलिए अब इस विशाल द्वीप महाद्वीप की गहराई में उतरते हैं।
हाँ, बिल्कुल। नोट्स में राज्यों और राजधानियों को याद रखने के लिए एक क्लॉकवाइज रूल दिया गया है। और उसे याद रखने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प है। एक निमोनिक है, BSc, MA, PhD, ये तो कमाल का तरीका है ना? मतलब आप पूर्वी तट पर ब्रिस्बेन से शुरू करें, हाँ, फिर सिडनी, फिर राजधानी कैनबरा, हाँ। उसके बाद दक्षिण में मेलबर्न और तस्मानिया का होबार्ट। फिर पश्चिम की ओर एडिलेड और पर्थ, और अंत में उत्तर में डार्विन। एक घड़ी की सुई की तरह पूरा चक्कर। और डार्विन को एशिया का गेटवे भी कहा गया है, जो उसकी भौगोलिक स्थिति को दिखाता है। अच्छा, जमीन का चक्कर तो लगा लिया, अब जरा इसके चारों ओर के पानी को भी देख लेते हैं। यहाँ एक आम गलती होती है। क्या? लोग सोचते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में पूर्वी प्रशांत महासागर है, लेकिन नोट साफ कहते हैं कि यह पश्चिमी प्रशांत महासागर है। को पापुआ न्यू गिनी से अलग करता है। और दूसरा है बास स्ट्रेट, जो मुख्य ऑस्ट्रेलिया को नीचे तस्मानिया द्वीप से अलग करता है। ये सिर्फ नक्शे पर लकीरें हैं या इनका कोई बड़ा रणनीतिक महत्व भी है? ये सिर्फ लकीरें नहीं हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते हैं। इनसे जहाज गुजरते हैं, व्यापार होता है। अच्छा। और ये दो अलग-अलग समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों को भी जोड़ते या अलग करते हैं। बाकी दो स्ट्रेट्स न्यूजीलैंड से जुड़े हैं। ठीक है, तो अब उस नाम पर वापस आते हैं जिसने मुझे शुरू में सबसे ज्यादा आकर्षित किया था, प्यासी भूमि। ये नाम सुनते ही रेगिस्तान की तस्वीर दिमाग में आती है। और आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया का लगभग 70 से 80% हिस्सा रेगिस्तान या अर्ध रेगिस्तानी है। यह एक विशाल सूखा महाद्वीप है। यहाँ तो एक डेजर्ट फैमिली ट्री भी बना हुआ है। ये तो बहुत मजेदार है। हाँ, इसमें माता पिता हैं, ग्रेट विक्टोरिया और ग्रेट सैंडी डेजर्ट। और इनके जुड़वा बच्चे हैं सिम्पसन और गिब्सन। ये याद रखने का एक शानदार तरीका है, लेकिन ये दिखाता है कि वहाँ रेगिस्तान कितने विशाल और आपस में जुड़े हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये महाद्वीप इतना सूखा क्यों है? इसका जवाब पूर्वी तट पर खड़ी एक विशाल पर्वत श्रृंखला में छिपा है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। बिल्कुल। जब प्रशांत महासागर से नमी से भरी हवाएं आती हैं, तो वे इन ऊंचे पहाड़ों से टकराती हैं। और अपनी सारी नमी बारिश के रूप में पूर्वी तट पर ही गिरा देती हैं। हाँ, इसीलिए सिडनी, ब्रिस्बेन जैसे शहर हरे भरे हैं, लेकिन जब तक ये हवाएं पहाड़ों को पार करके दूसरी तरफ पहुंचती हैं, वे पूरी तरह सूख चुकी होती हैं। और वो इलाका रेन शैडो जोन बन जाता है। वृष्टि छाया क्षेत्र। और यही ऑस्ट्रेलिया के विशाल रेगिस्तानों का कारण है। अगर ऐसा है तो इस प्यासी भूमि की प्यास कैसे बुझती है? पानी कहाँ से आता है? इसके दो मुख्य स्रोत हैं। पहला, जमीन के ऊपर मरे डार्लिंग नदी प्रणाली। ऑस्ट्रेलिया की गंगा यमुना? एक तरह से कह सकते हैं। डार्लिंग मरे की सबसे लंबी सहायक नदी है और इन दोनों नदियों के बीच का इलाका दोआब बहुत उपजाऊ है। ऑस्ट्रेलिया का व्हीट बेल्ट? सही। और दूसरा स्रोत वो जमीन के नीचे छिपा है, ग्रेट आर्टिजियन बेसिन। जमीन के नीचे पानी का एक विशाल महासागर, ऐसा समझ सकते हैं। बिल्कुल, ये चट्टानों की परतों के बीच फंसा हुआ पानी है और इसकी सबसे खास बात है पाताल तोड़ कुएं। मतलब जब आप जमीन में एक पाइप डालते हैं तो पानी बिना किसी मोटर या पंप के अपने आप फव्वारे की तरह बाहर आने लगता है। हाँ, चट्टानों के दबाव के कारण। ये इस सूखे इलाके में खेती और पशुपालन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जमीन के नीचे पानी का महासागर, और समंदर में एक और अजूबा है, ग्रेट बैरियर रीफ। मैंने सुना है ये अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है। हाँ, ये दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है, हजारों किलोमीटर लंबे। ये सिर्फ एक चट्टान नहीं, बल्कि अपने आप में एक जीती जागती दुनिया है। लेकिन ये खूबसूरत दुनिया आज एक बड़े खतरे में है। नोट्स में कोरल ब्लीचिंग का जिक्र है। और इसे एक हैप्पी कपल और ब्रेकअप की कहानी से समझाया गया है। ये क्या है? ये बहुत ही प्रभावी तरीका है इसे समझने का। कोरल यानी मूंगा और ज़ुगज़ैंथेला नाम का एक छोटा सा शैवाल एक खुशहाल जोड़े की तरह साथ रहते हैं। शैवाल कोरल के अंदर रह के उसे भोजन और उसके खूबसूरत रंग देता है और बदले में कोरल उसे एक सुरक्षित घर देता है। ठीक है। लेकिन जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समंदर का पानी गर्म होता है तो कोरल तनाव में आ जाता है और इस तनाव में वो अपने साथी शैवाल को अपने शरीर से बाहर निकाल देता है। मतलब उनका ब्रेकअप हो जाता है? हाँ, और ये ब्रेकअप कोरल की जान ले लेता है। कैसे? शैवाल के जाते ही कोरल अपना रंग और भोजन का स्रोत खो देता है। वो पारदर्शी होकर अपने सफेद कंकाल को दिखाने लगता है, इसीलिए इसे ब्लीचिंग कहते हैं। और अगर पानी जल्दी ठंडा ना हो तो वो भूखा मर जाता है। मैंने ग्रेट बैरियर रीफ की तस्वीरें देखी हैं। रंगीन कोरल से सफेद कंकाल में बदलना
दिल दहला देने वाला है। ये वाकई दुखद है। चलिए अब जमीन पर वापस आते हैं। इस सूखी जमीन के नीचे तो जैसे खजानों का भंडार है। हाँ, नोट्स में इसे खजाने का संदूक कहा गया है और ये नाम बिल्कुल सही है। सोना, जिसके लिए कालगुरली और कुलगाड़ी की खदानें मशहूर हैं। और बॉक्साइट भी, जिससे एल्यूमिनियम बनता है। सोना, हीरे, ये तो दौलत की बात हुई, लेकिन असली ताकत तो शायद लोहे और यूरेनियम में है। बिल्कुल। यहाँ लिखा है कि पिलवारा क्षेत्र दुनिया का शीर्ष लौह अयस्क निर्यातक है। इसका क्या मतलब है अर्थव्यवस्था के लिए? इसका बहुत बड़ा मतलब है, पिलबारा से निकलने वाला लोहा ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और चीन जैसे देशों के साथ उसके भू राजनीतिक संबंधों की नींव भी। अच्छा, और यूरेनियम? यूरेनियम का तीसरा सबसे बड़ा भंडार होना ऑस्ट्रेलिया को वैश्विक परमाणु ऊर्जा के नक्शे पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाता है। खनिजों के अलावा यहाँ खेती और पशुपालन का भी जिक्र है। मेरिनो भेड़। हाँ, मेरिनो भेड़ मूल रूप से स्पेन की है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इसे अपना बना लिया। इसकी ऊन दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। और डाउन्स, ये घास के मैदान हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो गेहूं की खेती के लिए आदर्श हैं। ऑस्ट्रेलिया के बाद इस इलाके का दूसरा बड़ा खिलाड़ी न्यूजीलैंड है, और यहाँ की कहानी तो बिल्कुल अलग लगती है। बिल्कुल। न्यूजीलैंड मुख्य रूप से 2 बड़े द्वीपों में बटा है, उत्तरी और दक्षिणी द्वीप, जिन्हें कुक स्ट्रेट अलग करता है। पहाड़ी और हरा भरा है। दक्षिणी द्वीप पर सदर्न आल्प्स नाम की एक विशाल पर्वत श्रृंखला है। और यहाँ के तट फ्यॉर्ड के लिए भी जाने जाते हैं। ये क्या होता है? फ्यॉर्ड ये ग्लेशियर द्वारा बनाई गई गहरी, संकरी और लंबी समुद्री घाटियां होती हैं, जिनके दोनों तरफ ऊंची चट्टानें होती हैं। ये न्यूजीलैंड को एक अनोखी सुंदरता देते हैं। लेकिन यहाँ एक और बहुत ही दिलचस्प बात लिखी है, जीलैंडिया, 8वां महाद्वीप। ये क्या चीज है? ये इस पूरे भूगोल का शायद सबसे रोमांचक हिस्सा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि जीलैंडिया एक खोया हुआ 8वां महाद्वीप है। खोया हुआ? हाँ, जिसका लगभग 94% हिस्सा आज प्रशांत महासागर के नीचे डूबा हुआ है। एक मिनट, मतलब हम जिस न्यूजीलैंड को जानते हैं वो असल में एक डूबे हुए महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियां हैं? ठीक यही। हम जो जमीन देख रहे हैं वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हमारे पैरों के नीचे एक पूरा महाद्वीप छुपा हुआ है। ये तो सच में अविश्वसनीय है। ये विचार ही अपने आप में दिमाग को चकरा देने वाला है। चलिए, जो कुछ जरूरी बातें हैं उन्हें एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं। जरूर। स्वदेशी लोगों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के एबरिजिनल और न्यूजीलैंड के माओरी। हाँ, और घास के मैदानों के नाम भी अलग अलग है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी। जलवायु में भी बड़ा अंतर है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में ट्रॉपिकल जलवायु है, जबकि दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में भूमध्य सागरीय, जो वाइन बनाने के लिए बेहतरीन है। बिल्कुल। और वहीं न्यूजीलैंड की जलवायु ब्रिटिश प्रकार की ठंडी और नम है। तो ये थी ओशिनिया और ऑस्ट्रेलिया के भूगोल की हमारी पड़ताल। हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया कैसे विरोधाभासों की भूमि है। ऊपर से देखें तो एक प्यासी भूमि, लेकिन अंदर झांकें तो खनिजों का खजाना। हमने छोटे छोटे द्वीपों की बड़ी बड़ी कहानियों को सुना और जीलैंडिया के रूप में एक पूरे डूबे हुए महाद्वीप के रहस्य को छुआ। ये पूरी बातचीत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे आकर खत्म होती है। इन नोट्स ने हमें जीलैंडिया के बारे में बताया, जो हमारी नजरों से छिपा एक महाद्वीप है। ये सोचने पे मजबूर करता है कि ये विशाल प्रशांत महासागर, जो हमारी धरती का इतना बड़ा हिस्सा ढके हुए, अपने सीने में और कौन-कौन से भूवैज्ञानिक राज दबाए बैठा है। और क्या भविष्य में कोई नई तकनीक या कोई बड़ा भूगर्भीय बदलाव उन रहस्यों को हमारे सामने लाएगा, जो शायद दुनिया के नक्शे को एक बार फिर से हमारे लिए बदल कर रख दे।